नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की कृतिका भाग 2 के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रात के सम्मोहन में डूबी लेखिका अपने बाहर भीतर एक शून्यता की स्थिति महसूस कर रही थी। लेखिका ऐसी स्थिति से कब और कैसे मुक्त हुई? आंसर है, लेखिका गंतोक की सितारों भरी रहस्यमयी रात देखकर सम्मोहित हो रही थी। सौंदर्यपूर्ण उन जादू भरे क्षणों में लेखिका अपने बाहर भीतर शून्यता की स्थिति महसूस कर रही थी। उसकी यह स्थिति तब टूटी जब उसके होठ एक प्रार्थना गुनगुनाने लगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। इस प्रार्थना को आज ही सवेरे उसने एक नेपाली युवती से सीखा था। दूसरा प्रश्न है, सुबह सुबह बालकनी की ओर भागकर लेखिका के हाथ निराशा क्यों लगी? उसके निराश मन को हल्की सी सांत्वना कैसे मिली? पहले तो निराश हो गई थी, फिर हल्की सी सांत्वना मिली, कैसे? सवेरे सवेरे आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर इसलिए भाग कर गई क्योंकि वह कंचनजंगा देखना चाहती थी। किसी ने उसे बताया था। उसे यहाँ के लोगों ने बताया था कि मौसम साफ होने पर बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम अच्छा होने के बाद भी बादल घिरे थे, इसलिए कंचनजंगा ना देख पाने के कारण उसके हाथ निराशा लगी। वो कंचनजंगा को नहीं देख पाई, इसलिए निराश हो गई थी। लेखिका ने रंग बिरंगे इतने सारे फूल खिले देखे कि उसे लगा वह फूलों के बाग में आ गई है। इससे उसके मन को हल्की सी शांति मिली कि चलो कंचनजंगा ना सही, इतने सारे फूल देखने को मिल गए, जिससे कि उसके मन को शांति मिली। अगला प्रश्न है, कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया? कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को यह बताया कि इसी स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खैबम्सन ने लेप्चाओं के शोमैन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। यहाँ सिक्किम की दोनों स्थानीय जातियों लेप्चा और भूटिया के बीच लंबे समय तक चले झगड़े के बाद शांति वार्ता की शुरुआत संबंधी पत्थर स्मारक के रूप में मौजूद है, इसीलिए ये फेमस था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए? जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ी तो उसे क्या क्या अंतर नजर आए दृश्यों में? तो देखिए, लेखिका ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों क्या हुआ? नंबर 1, बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थी। नंबर 2, चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। और क्या दिखा? घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे, छोटे छोटे। आगे है, हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। अगला पॉइंट है, रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। भीड़े रास्ते हो गए थे एकदम और जलेबी की तरह घुमावदार थे। अगला पॉइंट है, बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख जाते थे। ये सभी दृश्य थे जो बदलते जा रहे थे।
अगला प्रश्न है, युमथांग के रास्ते में दोनों ओर बिखरे असीम सौंदर्य को देखकर लेखिका व अन्य सैलानियों की प्रतिक्रिया किस तरह अलग थी? उत्तर है, गंगटोक से युमथांग जाते समय रास्ते के दोनों किनारों पर असीम सौंदर्य बिखरा था। इस सौंदर्य को देखकर अन्य सैलानी झूमने लगे और सुहाना सफर और ये मौसम हंसी गीत गाने लगे। पर लेखिका की प्रतिक्रिया जो थी वो इससे हटकर ही थी। वह किसी ऋषि की भांति शांत होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। बाकी सब तो मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए इसे देख रहे थे, लेकिन लेखिका एकदम शांत रहकर मानो कि इस पूरे दृश्य को अपने भीतर ही समेट लेना चाहती हो। वह कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती, मतलब चमक मारती तीस्ता नदी को। ये सब लेखिका देख रही थी एकदम शांति से। ऐसा सौंदर्य देखकर वह रोमांचित हो गई थी। अगला प्रश्न है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को लेखिका ने किसका प्रतीक माना? उसका सौंदर्य देख लेखिका कैसा महसूस करने लगी? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को लेखिका जीवन की अनंतता का प्रतीक मान रही थी। लेखिका को उस झरने से जीवन शक्ति का एहसास हो रहा था। इसका सौंदर्य देख लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही धारा बनकर बहने लगी हो। उसकी मन की तामसिकता इस निर्मल धारा में बह गई है। वह अनंत समय तक ऐसे बहते रहना चाहती है और झरने की पुकार सुनना चाहती है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने छाया और माया का अनूठा खेल किसे कहा है? उत्तर, लेखिका ने युमथांग के रास्ते पर दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्य देखा। ये दृश्य उसकी आंखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। धरती पर कहीं गहरी हरियाली फैली थी, तो कहीं हल्का पीलापन दिख रहा था। कहीं कहीं नंगे पत्थर ऐसे दिख रहे थे जैसे प्लास्टिक उखड़ी पथरीली दीवार हो। ऐसे पर्वत दिखाई दे रहे थे बिल्कुल रफ से, जैसे कि उनका प्लास्टर उखड़ गया और ऐसी पथरीली दीवार दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते आंखों के सामने से सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी फिरा दी हो, क्योंकि बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। सारा क्यों गायब हुआ था? क्योंकि सभी कुछ बादलों ने ढक लिया था। प्रकृति के इसी दृश्य को लेखिका ने छाया और माया का खेल कहा है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने किस चलायमान सौंदर्य को जीवन का आनंद कहा है? उसका ऐसा कहना कितना उचित है और क्यों? उत्तर है, लेखिका ने निरंतरता की अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नज़ारों को देखकर आश्चर्य से सोचा कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा है, कि सब दृश्य जल्दी जल्दी कैसे बदल रहे हैं। निरंतर प्रवाहमान झरने, वेगवती तीस्ता नदी, उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हवा में हिलते प्यूता और रोडोडेंड्रन के फूल सभी लय और तान में प्रवाहमान हैं। ऐसा लगता है कि ये चरैवेती का संदेश दे रहे हैं। उसका ऐसा कहना पूर्णतया उचित है, क्योंकि इसी चलायमान सौंदर्य में जीवन का वास्तविक आनंद छिपा है।
चलायमान यानी कि जो परिवर्तित होता रहता है, आगे चलता रहता है। एक जगह टिका हुआ तो पानी भी सड़ांध मारने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की? उत्तर है, लेखिका ने देखा कि कोमल काया वाली औरतें हाथ में कुदाल और हथौड़े लिए भरपूर ताकत से पत्थरों पर मार रही थी। काया कोमल थी, लेकिन हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए हुए थी। इनमें से कुछ की पीठ पर बंधी डोकों में, डोको एक टोकरी होती है, में उनके बच्चे भी बंधे थे। वे भूख से लड़ने के लिए मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ ढो रही थी। अपने बच्चों को संभालकर वो मातृत्व का धर्म भी निभा रही थी और पेट भरने के लिए श्रम साधना भी कर रही थी। ऐसा ही पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने देखा था कि आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती थी। उनके पांव फूले हुए थे और इधर पहाड़ी औरतों के हाथों में श्रम के कारण गांठें पड़ गई थी। उनका पांव का काम ज़्यादा था क्योंकि उन्हें पत्ते ढूंढना था, पत्तों की तलाश करनी थी। वन वन में डोलती थी तो पैर सूज गए थे, और इधर ये कुदाल और हथौड़ों से काम कर रही थी तो इनके हाथों में गांठें पड़ गई थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ के निवासियों का जीवन परिश्रमपूर्ण एवं कठोर होता है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पहाड़ के निवासी परिश्रम करते हुए कठोर जीवन जीते हैं। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए इतना श्रम करना पड़ता है कि वहाँ कोई बरबाला नहीं दिखता है। वहाँ की औरतें शाम तक गायें चराती हैं और लौटते समय लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर लादे आती हैं। बहुत सी औरतें पहाड़ों को तोड़कर सड़क बनाने, उन्हें चौड़ा करने जैसे कठोर परिश्रम और खतरनाक कार्यों में लगी हैं। यहाँ के बच्चों को 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है। वे लौटते समय लकड़ियों का गट्ठर साथ लाते हैं। यानी कि बच्चे तक इतने परिश्रमी होते हैं वहाँ के, इसलिए पहाड़ी जीवन बहुत कठोर होता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती हैं, ऐसा लेखिका की सहेली ने किस संदर्भ में कहा? बढ़ते जल प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आंसर देखिए, गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती हैं, ऐसा लेखिका की सहेली ने प्रकृति द्वारा जल संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था के संदर्भ में कहा है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए हाय तौबा मचने पर ये बर्फ शिलाएं पिघल कर हमारी प्यास बुझाती हैं। यानी सर्दियों में सारा पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और गर्मियाँ पड़ती हैं तो वही बर्फ पिघलकर उनकी पानी की कमी को पूरा करती हैं। बढ़ते जल प्रदूषण को दूर करने के लिए मैं निम्नलिखित उपाय एवं कार्य करना चाहूँगी। पहला है, नदियों, झीलों तथा तालाबों में दूषित जल मिलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करूँगी। पानी साफ होगा तो उसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। गंदा पानी तो किसी काम का नहीं। तो सबसे पहला काम होगा लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वो जल में प्रदूषण ना करें, जल प्रदूषित होने से बचाएं। दूसरा है, फैक्ट्रियों का रसायन युक्त कचरा इनमें मिलने से बचाने का अनुरोध करूंगी। तीसरा है, पूजा पाठ की अवशिष्ट सामग्री नदियों में ना डालने का अनुरोध करूंगी। जैसे आजकल भी हम पूजा की जो सामग्री होती है बची हुई, जैसे कि धूप जली हुई होती है या माचिस की तीलियाँ होती है, उसको पानी में डालते हैं, तो वो सब ना डाला जाए। इससे पानी जो होता है दूषित होता है। अगला है, जल स्रोतों के निकट गंदगी ना फैलाने का अनुरोध करूंगी।
अगला प्रश्न है, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नदियों का हम पर ऋण होने पर भी हमारी आस्था इनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। कैसे? आप नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? ठीक है, तो आंसर देखिए। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नदियों का पानी हमारी प्यास बुझाकर जीवन का आधार बन जाता है, तो दूसरी ओर सिंचाई के काम आकर अन्न के रूप में हमारा पोषण करता है। फिर भी हम इन नदियों को विविध तरीकों से प्रदूषित एवं गंदा करते हैं। एक ओर इनमें गंदा पानी मिलने देते हैं, तो दूसरी ओर पुण्य पाने के लिए पूजा पाठ की बची सामग्री, मूर्तियां, फूल मालाएं डालते हैं तथा स्वर्ग पाने की लालसा में इनके किनारे लाशें भी जलाते हैं कि मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा अगर यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ तो, तथा इनमें राख फेंक कर इन्हें प्रदूषित करते हैं। इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए हमें पहला है, इनकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए तथा इनके किनारे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है, इसमें ना जानवरों को नहलाना चाहिए और ना कपड़े धोना या बर्तन धोना चाहिए। तीसरा है, नालों एवं फैक्ट्रियों का पानी शोधित करके इनमें मिलने देना चाहिए। जब वो पानी साफ हो जाएगा तो उसे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला है, पूजा पाठ की मूर्तियाँ और अन्य सामग्री नदियों में फेंकने के बजाय ज़मीन में गाड़ देना चाहिए तथा लाशें जो हैं जल स्रोतों से दूर जलानी चाहिए। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है। ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर है, लेखिका सिक्किम की यात्रा के क्रम में गंगटोक, युमथांग गई, पर वहां उसे बर्फ देखने को नहीं मिली क्योंकि इन स्थानों पर बाजार एवं दुकानें होने से पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां होती थी। यहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से आसपास का तापमान भी बढ़ा था, पर कटाव की स्थिति एकदम विपरीत थी। वहाँ कोई दुकान ना होने से ना तो प्रदूषण था और ना तापमान में वृद्धि। इससे वहाँ बर्फ गिरना पहले जैसा ही जारी था। वहाँ दुकान न होना उसके लिए वरदान था, क्योंकि अगर दुकानें होती तो लोग वहाँ से सामान खरीदते और कचरा वहीं पर बिखरा देते। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने के लिए युवाओं को ये काम करने चाहिए। नंबर 1, वहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए तथा खाने के खाली पैकेट, गिलास यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 2, वहाँ मिलने वाले कूड़े को जलाने की बजाय ज़मीन में दबा देना चाहिए। नंबर 3, वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करा देना चाहिए। नंबर 4, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, तेज़ आवाज़ में संगीत नहीं बजाना चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण होगा। नंबर 6, वहाँ किसी वस्तु को जलाने से बचना चाहिए। अगर वस्तुओं को जलाएंगे तो वो वायु प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है? उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। ये फौजी रेगिस्तान की गर्म लू,
तथा 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी में हाँफ हाँफ कर देश की चौकसी करते हैं। जब यहाँ पर लोग एसी में बैठते हैं तो वो लोग उस वक्त इतनी गर्मी में बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर ये भारत के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर -15 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। वे पेट्रोल के अलावा सब कुछ जमा देने वाले वातावरण की भी परवाह नहीं करते हैं। ये फौजी खुद रात रात भर जागकर देशवासियों को चैन की नींद सोने का अवसर देते हैं। इन विपरीत स्थितियों में काम करते हुए उन्हें समय असमय दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ जाता है, पर वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं डरकर गोलियों से। इन सैनिकों के जीवन से हमें मातृभूमि से असीम लगाव, देश प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना, देश हित को सर्वोपरि समझने, मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने, कर्तव्य के प्रति सजग रहने तथा त्याग करने जैसे जीवन मूल्य अपनाने चाहिए। अगला प्रश्न है, काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता जैसे गंगटोक के साथ हुए। सिक्किम जैसे अपने आप को भारत में मिलने पर खुश है, काश ऐसे ही कश्मीर भी हो जाता। लेखिका मधु कांकरिया का इस बात को कहने के पीछे क्या उद्देश्य निहित है? आपके मन में कश्मीर की स्थिति पर विचार करके क्या अनुभव होता है? आंसर देखिए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक या गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा करते हुए लेखिका मधु कांकरिया सोचती है कि काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग तो है, परंतु वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। लेकिन कुछ अलगाववादी संगठन भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वे अलगाववादी ताकतें आतंकवादियों को आश्रय देती हैं और सीमा पार से आतंकवादियों की गतिविधियां कश्मीर में चल रही हैं। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ नैतिक एवं आर्थिक समर्थन दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और भारत के इस जम्मू कश्मीर राज्य को काफ़ी समय से अशांत किए हुए है। जब तक हम सीमा पार चल रहे पाकिस्तान के आतंकवादियों के आतंकी ट्रेनिंग शिविरों को नष्ट नहीं कर देते, तब तक स्वर्ग के समान दिखने वाले जम्मू कश्मीर में शांति नहीं हो सकती। लेखिका यह कहना चाहती है कि जिस तरह सिक्किम का भारत में विलय हुआ और जनता ने उसे जिस रूप में स्वीकार किया, काश जम्मू कश्मीर का भी इसी प्रकार का विलय भारत में हुआ होता तो यह अशांति देखने को नहीं मिलती। फिर से यहाँ धरती पर स्वर्ग वाली कहावत चरितार्थ हो जाती, लोगों में शांति और भाईचारा पनपने लगता, जनता में आतंकवाद का ये भाई लिखा हुआ है, भय समाप्त हो जाता। अगला प्रश्न है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियां देखकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में अनेक विचारों ने जन्म लिया। ये जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। उन्हें भयंकर शीत का सामना करना पड़ता है, अनेक दैनिक आवश्यकताओं की कमी झेलनी पड़ती है। देशवासी चैन की नींद सो पाएं, इसके लिए वे रात दिन जागकर पहरा देते हैं। सचमुच उनका जीवन अत्यंत दुष्कर व नमन करने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी
किन आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका ने देखा कि अनेक लोग वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी शुभ अवसर पर भी इन पताकाओं को फहराया जाता है, इन्हें उतारा नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन अंतर होता है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएं होती हैं, लेकिन जब कोई शुभ अवसर हो तो वे रंगीन पताकाएं फहराते हैं, ठीक है। लेखिका ने पहाड़ी रास्तों पर एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाओं को भी देखा जिन पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका उनसे अति प्रभावित हुई। कटाओ कहाँ है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कटाओ भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटाओ इतना सुंदर है कि यह भारत में स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ चारों ओर बर्फ बिखरी रहती है। यहाँ के हिम शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का संग्रहण करते हैं और गर्मियों में ये शिलाएं पिघलकर जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर कोई दुकान ना होने से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अछूता, अनूठा और नैसर्गिक है, जिसे देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। तो ये थे आपके साना साना हाथ जोड़ी के अतिरिक्त प्रश्न। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। ओके, बाय।